चैप्टर 43। अब आगे। समर्थ अपनी पिता को समझाते हुए बोला, समझने की कोशिश कीजिए बाव जी, एक बार मेरे लिए मेरी बात का यकीन करिए। ये बदला लेना छोड़ दीजिए। वैसे भी अब भाई तो वापस आने वाले नहीं हैं। उधम बिना कुछ कहे अंदर चले जाते हैं। समर्थ अपना फ़ोन चेक करता है, जिस पर आयरा के काफ़ी सारे मैसेजेस और मिस्ड कॉल थे। समर्थ रिप्लाई करते हुए बोला, मैम मैं अभी आया। कुछ देर बाद समर्थ चौधरी हवेली के बाहर अपनी कार रोकता है। समर्थ आयरा को मैसेज कर देता है। आयरा और रिन दोनों ही बाहर आ जाते हैं। उनके बाय करने चंदा, रणधीर और राज भी बाहर आ गए थे। समर्थ रणधीर को देख अपना चेहरा झुकाकर एक साइड कर लेता है ताकि उसे रणधीर पहचान ना सके। आयरा, रिन, रणधीर और चंदा के पैर छू कार में बैठ जाते हैं। आयरा समर्थ से साइन लैंग्वेज में पूछती है, कहाँ थे तुम? बिना बताए गायब कहाँ हो जाते हो? समर्थ जवाब देता है, सॉरी मैम, ऐसे अचानक जाने के लिए, लेकिन मुझे सच में इम्पोर्टेंट काम था जो अंदर जाने से ज़्यादा जरूरी था मेरे लिए। इतना बोलकर को हवेली के बाहर ले जाता है। रणधीर चौधरी समर्थ को हल्के से झलक देख बोले, मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है। उधर वह तीनों आर के घर पर पहुंच जाते हैं। रिन घर के अंदर चला जाता है, लेकिन आयरा समर्थ के अंदर जाने से पहले उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर एक साइड में लेकर जाती है। क्या चल रहा है ये सब? समर्थ हैरान था कि आयरा उससे साइन लैंग्वेज नहीं बल्कि मुंह से बोलकर बात कर रही थी। समर्थ हैरानी से उसे देख रहा था। आयरा बोली, इतनी हैरानी से मत देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं बोल सकती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आखिर पिछले 2-3 दिनों से तुम जा कहाँ रहे हो। याद रखना, मुझे तुम्हारा सारा सच पता है। अगर आगे से मुझे और अरिन को कुछ भी नुकसान हुआ इसकी भरपाई जरूर होगी। अपने पिताजी को सच तो बता दिया होगा। समर्थ बस अपनी आंखों में गिल्ट लिए आयरा को देख रहा था। अंदर चलो, अब इतना बोलकर आयरा अंदर चल जाती है और समर्थ बस अंदर जाते हुए आयरा को देख रहा था। जब समर्थ घर के अंदर आता है, आरवी समर्थ को रोककर बोली, समर्थ भैया आइए, हमारे साथ खाना खा लीजिए। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कियारा, कारण, आरव, आर्यन मौजूद थे। समर्थ उनके साथ बैठकर डिनर करने लगता है। उधम सिंह की हवेली। उधम के सामने सोफे पर राघव भारद्वाज बैठे थे। वह अपना एक पैर पर एक पर चढ़कर बड़े एटीट्यूड से बैठे सिगरेट का कस ले रहे थे। मिस्टर भारद्वाज उधम से बोले, तुम्हारे बेटे ने बता ही दिया होगा तुम्हें आखिर सच क्या है। अब तो मेरी बेटी जमाई का पीछा छोड़ दो। शायद कहीं ना कहीं कमी तुम्हारी परवरिश में थी। अगर इतना सब समझने पर भी तुम नहीं समझ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी समझोगे। लेकिन अब बस तुम्हें तुम्हारा बेटा नर्क से आकर समझ सकता है कि वह गलत था। उधम कुछ नहीं बोला। मिस्टर भारद्वाज अपनी जगह से उठकर बोले, आखिरी चेतावनी है, अपने बदले की आग को बुझा लो, वरना कहीं तुम ही इस आग में ना जल जाओ। इतना बोला हवेली से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उधम तो बस एक टक शून्य में देख कुछ सोच रहा था। पता नहीं, लेकिन लग नहीं रहा था कि वह समर्थ और मिस्टर भारद्वाज की बातों को समझेंगे या कुछ नया करेंगे बिना किसी को बताएं। ये भी कोई नहीं जानता आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में। दूसरी तरफ निया केबिन में बैठी काम कर रही थी। वो अपना काम खत्म कर आदित्य के केबिन की बढ़ जाती है। आदित्य का केबिन का दरवाजा हल्का सा खुला था। निया अंदर जाने ही वाली होती है कि निया अंदर से आदित्य के कहे शब्द सुन हैरान हो जाती है। वो अपनी घबराहट छिपा वापस दबे पांव अपने केबिन में चली जाती है। कुछ देर बाद विवान निया को लेने कंपनी आता है। वो निया के केबिन में आता है, लेकिन उसे केबिन में निया कहीं भी नजर नहीं आती। विवान उस केबिन से अटैच्ड रूम में जाकर चेक करता है, वहां भी निया नहीं थी। वह वॉशरूम की ओर बढ़कर चेक करता है, वहां पर भी कोई नहीं था। वॉशरूम का दरवाजा पहले से ही खुला था। ये देख विवान बाहर है। अपना फोन निकाल निया के पास कॉल करता है, लेकिन निया का फोन वही टेबल पर बज रहा था। विवान हैरान हो टेबल की ओर बढ़ निया का फोन अपने हाथ में लेकर बोला, फोन भी यहाँ है लेकिन केबिन में नहीं है, कहाँ गई होगी वो। ये सोच विवान बाहर की ओर जाने लगता है कि विवान को टेबल के नीचे निया की ड्रेस दिखाई देती है। विवान घूम के आकर टेबल के नीचे देखता है। जैसे ही टेबल के नीचे देखा है तो एक कोने में निया खुद पर बाहों में लपेटे अपना चेहरा घुटनों में छिपाए बैठी थी। विवान जल्दी से पंजों के बल बैठकर निया को कंधे से पकड़कर संभालते हुए टेबल के नीचे से बाहर निकलता है। विवान अपने रुमाल ले निया के चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, बेबी तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ बात है? इतना कह निया को वही चेयर पर बैठा उसके सामने पानी करता है। निया अपने कांपते हाथों से विवान के हाथ से पानी ले 2 घूंट पानी पीकर वापस से पानी का गिलास टेबल पर रखती है, लेकिन जो निया के कांपते हाथ से छूटकर जमीन पर टुकड़ों में बिखर जाता है। विवान निया का सर अपने पेट पर रख उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बेबी बोलो कुछ हुआ है क्या? इतनी परेशान क्यों हो तुम? बताओ कोई परेशानी है?
नेहा में बस एक ही शब्द कहा था, मुझे दी के पास जाना है। विवान थोड़ा हैरानी से बोला, लेकिन अभी 2 दिन पहले तो हम वहां से आए हैं। लेकिन नेहा जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे देख पास जाना है तो मुझे देखकर पास जाना है। विवान नेहा का चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोला, हाँ हाँ चलेगी, कल चलेंगे। इतना बोल नेहा को संभालते हुए घर ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों ही अपने रूम में थे। विवान नेहा का से अपने कंधे पर रखकर उसके बगल में लेटकर उसके बाल सहलाते हुए बोला, बेबी अब कैसी हो, क्या हो गया था तुम्हें, बताओ मुझे। नेहा विवान की शर्ट अपनी मुट्ठी में रख बोली, मुझे दी के पास जाना, मैं बस उन्हें ही बताऊंगी। क्या सुना है नेहा ने जो, वो इतना घबरा गई और बस नेहा जो है वो आयरा से मिलना चाहती थी। किसी बच्चे की तरह बहुत जिद कर रही थी। जब बच्चे को कोई खिलौना नहीं मिलता और वो फैल जाता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन विवान को उसका ये क्यूटनेस देख उसके माथे को चूम कर उसके सर पर थपथपाकर बोला, अब सो जाओ, आयरा से मिलने भी तो जाना है। नेहा में सर हिलाकर विवान को हक कर सो जाती है। विवान खुद से बोला, ऐसा क्या हुआ था जो ये इतना घबरा गई। आगे जानने के लिए बने रहिए। नोट, मैं एक नई कहानी लिखने की सोच रही हूँ जिसका नाम होगा सीओ's देसी वाइफ। तो आप सभी मुझे ये बताएं, मैं हमारी फीमेल लीड के डायलॉग हरियाणवी में रखना चाहती हूँ, तो क्या आप साथ में हिंदी भी लिखो क्या, मेरी सीओ वाइफ का देसी हस्बैंड की तरह, या बस हरियाणवी। कमेंट।